अस्सलाम दोस्तों, कुछ जानने लें। जनाब आरिफ अलवी साहब के ऊपर तो तीसरी मरतबा लग गया है आर्टिकल 6, और तीसरी मरतबा आर्टिकल 6 लगने का मतलब यह है कि आरिफ अलवी साहब के लिए ओहदा सदारत इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला है। इसका मतलब यह है कि आरिफ अलवी साहब को सारी जिंदगी अब या तो ईवान सदर में मुकीम रहना पड़ेगा, या जिस दिन उनके ओहदे की आखिरी दिन होगा, आखिरी रात होगी, उन्हें फौरी तौर पर उसके बाद जहाज से सवार होना है और पाकिस्तान से बाहर चले जाना है जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह, और मुड़ के वापस पाकिस्तान पर रुख नहीं करना, क्योंकि यहां पर आर्टिकल 6 एक नहीं 3 मरतबा उनका मुंतजिर होगा। अगरचे जो है इस बात के इम्कानात मेरा ख्याल है कि 99.9% हैं कि आरिफ अलवी साहब को आर्टिकल 6 के कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो माहौल है और अभी ताज़ा जो जवाब है जो सामने आया है वो जनाब अतर मिनल्लाह साहब के फैसले के जरिए सामने आया है। और अतर मिनल्लाह साहब ने यकीनी तौर पर एक जानिब अपने आइन पसंद होने का 100% सबूत दिया है, और उन्होंने इस बात का भी सबूत दिया है कि हालात चाहे जैसे मर्जी ही क्यों ना हो, एक मुनसिफ का काम है कि उसने आइन और कानून के ऊपर ना सिर्फ पहरा देना है बल्कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर सजावार भी करार देना है। और अपने इस फैसले में जो इंतखाबात के हवाले से था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज की हैसियत से उन्होंने 40 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अलहदा और स्पेशल नोट जारी किया है, और इस नोट ने जहां पर जनाब आरिफ अलवी साहब के लिए एक और मुश्किल पैदा कर दी है, वहीं पर जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए भी आर्टिकल 6 का ना सिर्फ दरवाजा खोल दिया है बल्कि उनको भी आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। इसका मतलब यह है कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जनाब हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी देव डूबेंगे। और इसका मतलब यह है कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस वक्त शदीद तरीन दबाव में आ चुके हैं, और इस फैसले ने इस बात की तरफ अमली तौर पर सबूत दे दिया है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि आरिफ अलवी साहब की तरफ से 3 ऐसे कौन से इकदाम किए गए हैं या 3 ऐसी कौन सी आईनी खिलाफ वर्जियां की गई हैं जिसने उनके लिए आर्टिकल 6 का दरवाजा खोल दिया है। और क्या पाकिस्तान की इस वक्त की वो तमाम सियासी जमातें जो मुसलसल इस बात का इजहार करती रही हैं कि जनाब आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है, 90 दिन में इंतखाबात कराना जरूरी थे, 90 दिन के बाद की तमाम जो निगरान हुकूमतें हैं वो गैर मौसर हो गई हैं, वो क्या अब आगे बढ़कर कुंडी खड़काए बगैर अंदर जाएंगे? क्योंकि जो अतर मिनल्लाह साहब हैं उन्होंने तो इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है कि जनाब अब आपको अंदर आने के लिए कुंडी खड़काने की जरूरत नहीं है, ये फैसला ही काफी है। इस फैसले को अपनी पिटीशन के साथ लगाएं और एप्लीकेशन मूव कर दें, कहानी खत्म। इसका मतलब यह है कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से जान छुड़ानी है तो ये उसके लिए एक नादर मौका है, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डरावने ख्वाब की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन यहां पर अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से जान छुड़वानी है तो बाय वन गेट वन फ्री होगा, यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब से जान छुड़ाते छुड़ाते आपको आरिफ अलवी साहब से भी जान छुड़ानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके साथ जरा तफसील से बात करने से पहले जनाब अतर मिनल्लाह साहब का फैसला और उस फैसले के चंद नकात आपकी खिदमत में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अतर मिनल्लाह साहब ने इंतखाबात के इनेकाद में 90 दिन की ताखीर को आइन के मुअत्तल करने के जो है मुतरद्दफ करार दिया है, और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन और सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया है। और उनका यह कहना था कि जनाब ये जो इंतखाबात अब 8 फरवरी को होने हैं, इसकी आखिरी तारीख 7 नवंबर बनती थी, और 7 नवंबर तक इस आईनी फरीजे को हर सूरत में अदा होना था। 7 नवंबर के बाद गुजरा हुआ हर दिन जो 8 फरवरी तक जाएगा वो आइन की खिलाफ वर्जी का एक जिम्रे में आएगा, और इसका मतलब यह है कि वो तमाम लोग जो इस बात के बारे में इजहार ख्याल करते थे कि जनाब इलेक्शंस 8 फरवरी से आगे जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अतर मिनल्लाह साहब की तरफ से दी जाने वाली इस ऑब्जर्वेशन और 40 सफ़ात पर मुश्तमिल तवील फैसला आने के बाद इस बात का अब कोई और इम्कान मौजूद है कि 8 फरवरी से आगे एक दिन भी जाएगा। क्योंकि अगर अब 8 फरवरी से आगे इंतखाबात एक दिन के लिए भी मौखर होते हैं तो फिर उसके बाद इस पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का बचना अनवारुल हक काकड़ साहब से लेकर नीचे मोहसिन नकवी तक ये इम्पॉसिबल है, इसका किसी तरह का कोई इम्कान पैदा नहीं होता। जहां पर अतर मिनल्लाह साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि 8 फरवरी की तारीख देकर
صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا ہے، وہیں پر جناب اطہر معین اللہ صاحب نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ جناب اس آئینی خلاف ورزی سے بچنے کا یا اس آئینی خلاف ورزی کے حوالے سے آپشن موجود ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ اس آئینی خلاف ورزی کے مرتکب افراد یعنی جناب عارف علوی صاحب اور جناب سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں، ان دونوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ چونکہ یہ فیصلے میں تحریر کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب اس سے انحراف کرنا یقینی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اطہر معین اللہ صاحب نے اپنے فیصلے میں اس بات کو بھی تحریر کیا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا ہیں۔ انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48 کلاز 5 کے تحت صدر کا ہی اختیار ہے۔ یہ یقینی بنانا صدر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر پاکستانی کے ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رکھیں۔ الیکشن کمیشن اور صدر نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کی آئینی اور عوامی حقوق کی خلاف ورزی اتنی سنگین ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ صدر یا گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن کو آئین کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ صدر مملکت اور گورنر کو اپنے منصب کے مطابق نیوٹرل رہنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن صدر یا گورنر کے الیکشن نہ لینے پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ فیصلے میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جناب انتخابات میں 90 دن سے اوپر ایک بھی دن کی تاخیر اتنی سنگین آئینی خلاف ورزی ہے جس سے جو ہے پہلو تہی ممکن نہیں۔ اب چونکہ آئینی خلاف ورزی ہو چکی ہے اور اسے مزید ہونے سے روکا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ انتخابات میں کسی اور طریقے سے کوئی تاخیر ہوئی تو پھر اس کے مقصد یہ ہوگا کہ آئین اس وقت معرض وجود میں ہی نہیں ہے بلکہ آئین کو معطل کیا جا چکا ہے، اور آئین کی معطلی کی سزا ہم سب کے سامنے ہے۔ اب اس فیصلے میں جناب جہاں پر اور بہت سے نکات اٹھائے گئے ہیں وہاں پر ایک اور دروازے کو کھول دیا گیا ہے۔ وہ دروازہ یہ ہے کہ اب اس آئینی خلاف ورزی کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے اور وہاں سے جناب عارف علوی صاحب یا جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف فیصلہ لینے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی بھی فریق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے میں اس حوالے سے بھی باضابطہ طور پر ذکر کر دیا گیا ہے اور یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جناب 12,56,26,390 یہ وہ تعداد ہے جو پاکستان میں اس وقت رجسٹرڈ ووٹرز کی موجود ہے، اور اطہر معین اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب صدر عارف علوی اور الیکشن کمیشن اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر نے ان افراد کے یعنی 12,56,26,390 رائے دہندگان کے جو بنیادی حق ہے یعنی حق رائے دہی کا اور اس ملک پر ایک جائز حکمران کی تقرری کا، اس سے محروم رکھ کر ان کی حق تلفی کی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے یعنی میرے اور آپ سمیت کوئی بھی بندہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے توہین عدالت کی درخواست لے کر یا اس آئینی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی درخواست لے کر، اور اس کی جو داد رسی ہوگی۔ اب اس میں ایک اور بھی پہلو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس فیصلے میں اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر جو آئین کی ایک طے شدہ باؤنڈری ہے، یا تو الیکشن 60 دن کے اندر ہوں گے یا 90 دن کے اندر ہوں گے، کسی بھی صورت 90 دن سے 91 دن نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ حکومتیں جو انتخابات کے لیے معرض وجود میں آئی تھیں یعنی نگران حکومتیں، ان نگران حکومتوں کا 7 نومبر کے بعد گزرا ہوا ہر ایک دن آئین کی خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں یہ بات تحریر کر دی گئی ہے کہ کسی بھی طور پر نگران حکومتوں سے طویل عرصے تک حکومت نہیں کرائی جا سکتی۔ ان کی طرف سے بھی حکومت کرنا اور ان سے حکومت کرانا دونوں ہی غیر آئینی اقدامات ہیں، لہٰذا ہو جاتی ہے ٹائم فش۔ اب یہاں پر سوال ہے بہت ہی امپورٹنٹ، اور وہ ہے جناب عارف علوی صاحب کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن، چونکہ الیکشن کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن کی انتخابات کے حوالے سے، اس کو تو سپریم
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले से मुकम्मल तौर पर ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जनाब आपने ये जो तशरीह अपनी तरफ से की है ये तशरीह बिल्कुल गलत है, आपको कोई बहाम था तो आपको आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि ये जो एक गेम खिलाई गई थी इंतखाबात के इल्तवा के लिए, और उसके लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जनाब आरिफ अलवी साहब, ये सब इस सारे खेल के अंदर आ जाएंगे शरीक मुलजम। इसका मतलब ये है कि इस मौके पर कोई भी ऐसा फर्द जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या जो ये कहते हैं कि जनाब हम इन सब के खिलाफ है, तो जनाब उनके हाथ में आ गया है मौका, वो इन सब को सियासती मैदान से मुकम्मल तौर पर आउट करने के लिए कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन इसके लिए यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सरफिरा पाकिस्तान में मौजूद होगा जो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, आरिफ अलवी, सिकंदर सुल्तान राजा और इमरान खान साहब से जान छुड़ाने के लिए इस सारे मामले से रुजू ना करे। और अगर कोई रुजू करेगा तो फिर यकीनी तौर पर कम से कम करप्ट जिन लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि ये करप्ट सियासतदान हैं, उनसे तो ये सियासी मैदान हो जाएगा मुकम्मल तौर पर साफ। अब जहां तक आ जाती है हैट्रिक की बात आरिफ अलवी साहब की, आईनी खिलाफ वर्जियों की, वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि सबसे पहले सदर साहब की तरफ से जो खिलाफ वर्जी का इल्जाम या उनको इस बात पर तंबीह या फैसले में इस बात का जिक्र किया गया था, वो था जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का रेफरेंस। और उस रेफरेंस का फैसला जनाब आरिफ अलवी साहब के हवाले से बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि वहां पर आरिफ अलवी साहब के हवाले से इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि आरिफ अलवी साहब इस ओहदे पर जहां पर वो मौजूद हैं वहां पर रहने के लायक और काबिल नहीं है, क्योंकि वो फैसले करते वक्त अपना माइंड अप्लाई करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो रेफरेंस उनकी तरफ से भेजा गया था वो रेफरेंस दुरुस्त नहीं था, और एक आईनी अमल जो सदर साहब की तरफ से इनिशिएट किया गया था वो अगर दुरुस्त नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो गैर आईनी है। दूसरा मामला आ जाता है अप्रैल में जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, और वहां पर भी उस तहरीक अदम एतमाद को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका गया था, और इमरान खान साहब की तरफ से असेंबली तोड़ने की एडवाइस को 3 मिनट के अंदर अंदर सदर साहब ने ना सिर्फ तस्लीम कर लिया था बल्कि उस एडवाइस के जवाब में फौरी तौर पर असेंबली की तहलील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खुद हम ख्याल बेंच ने ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया था बल्कि उसमें आरिफ अलवी साहब और जनाब कासिम सूरी जो उस वक्त एक्टिंग स्पीकर का रोल प्ले कर रहे थे उनको इस आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया गया था। और तीसरा मामला आ जाता है जनाब ये इलेक्शन का, जिसमें सदर साहब ने आईनी जिम्मेदारियां अदा करने से पहलू तही की और इस मरतबा फिर वो उसी आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए जो इससे पहले 2 मरतबा वो मुर्तकब करार पा चुके हैं। लिहाजा उनके खिलाफ अब आर्टिकल 6 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा लगने के इम्कानात हैं। इसका मतलब यह है कि आरिफ अलवी साहब की रिटायरमेंट के बाद अपने ओहदे सदारत से पाकिस्तान में रहना और पाकिस्तान में रहते हुए आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम से अपने आप को बचा पाना और जो है उसकी सज़ा से अपने आप को महफूज रखना, मेरा ख्याल है कि ये आरिफ अलवी साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा। लिहाजा जो इम्कानात हैं वो यही नज़र आते हैं कि जैसे ही आरिफ अलवी साहब की मुद्दत मुलाजमत या मुद्दत सदारत कंप्लीट होगी, आरिफ अलवी साहब भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह ना सिर्फ मुल्क से बाहर चले जाएंगे बल्कि वहीं पर अब जिंदगी के दिन गुजारेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।